सूचना ही शक्ति है और यही शक्ति आज आपके हाथों में है। नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की यानी आरटीआई एक्ट के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। एक ऐसा अधिकार साथियों जिसने भारत के लोकतंत्र को नई परिभाषा दी है, एक ऐसा अधिकार जिसने आम आदमी को वह ताकत दी है जिससे वह सरकार से सवाल पूछ सके, उसके कामकाज की पारदर्शिता को चुनौती दे सके और सबसे महत्वपूर्ण बात जवाबदेही की मांग कर सके। आप कल्पना कीजिए साथियों, एक समय था जब सरकार की फाइलें बंद दरवाजों के पीछे चलती थीं। जनता से छिपी हुई सूचनाएं सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती थी। कोई ये नहीं जान सकता था कि सरकारी योजनाओं के पीछे क्या चल रहा है, किस प्रकार पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर आया आरटीआई का यह क्रांतिकारी अधिनियम जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं। इसने हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी सरकारी विभाग से सवाल पूछ सके और जवाब मांग सके। आरटीआई ने सिर्फ एक कागजी हथियार ही नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक अस्त्र आपको प्रदान किया है। इस कानून की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसने आम नागरिकों के इस्तेमाल करके बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। चाहे 2G स्पेक्ट्रम की बात करें, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करें या फिर सरकारी ठेकों में हुई धांधली की, आरटीआई ने इन सब पर से पर्दा उठाया है। और लोकतंत्र में शासन जनता का सेवक है, मालिक नहीं। इस बात को यह आरटीआई टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पूरी तरह से सिद्ध करता है। आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से तो आपको प्रश्न में सॉल्व करने में मदद करेगा ही, आपकी असल जिंदगी में भी आपको ये बहुत मदद करेगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है आज के वीडियो को बिना स्किप किए बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भी जीवन में आप कठिनाई का अनुभव करेंगे आरटीआई एक्ट आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आरटीआई सिर्फ बड़े घोटालों तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सरकारी विभाग में आपका काम देरी से क्यों हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है या फिर आपके क्षेत्र की सड़कें क्यों नहीं बन रही? इन सभी सवालों का जवाब आप आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। आरटीआई ऐसा कानून है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आज ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह खड़ा है, हर सरकारी गतिविधि को पारदर्शी बनाने के लिए। तो साथियों, अब समय आ गया है हम अपनी शक्ति को पहचानें, इसे जानें, इसका इस्तेमाल करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। सूचना हमारा हक है और आरटीआई हमारा हथियार। तो चलिए, इसके साथ में आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो ये है 23 आईआईटी द्वारा आयोजित पिछले वर्ष की परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है, जो आपको एक शक्ति प्रदान करेगा। साथियों, आज के स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आरटीआई के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वो विस्तार से जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पे आएंगे वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स यूज होंगी और उन टेक्निकल टर्म्स की मीनिंग अगर आपको पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से नहीं समझ सकते। उस पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही जानेंगे पिछले जब से आरटीआई एक्ट 2005 आया है तब से लेके आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आईआईटी की, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 23 आईआईटीज की बात मैं कर रहा हूं। किसी भी आईआईटी में अगर कोई प्रश्न आया है तो आज के वीडियो में आपको वो तैयार करके दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसे बाइलिंगुअल बनाया है, यानी हमारे बहुत से विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम थी कि हम इंग्लिश में कंटेंट देते हैं जिससे हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती थी। आज के बाद इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया जिसका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है और उसमें हमने हिंदी और इंग्लिश से शुरुआत की थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए सारे जो भी क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं बाइलिंगुअल तैयार करते हैं, जिससे कि दोनों मीडियम के विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम दे सकें। साथियों, इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले 2-3 टॉपिक्स मैं आपके साथ चर्चा के तौर पर लेना चाहता हूँ। आरटीआई से बदल सकती है आपकी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, आरटीआई के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। विदेशों में भी है आरटीआई की धाक। भारतीय आरटीआई कानून को दुनिया के सबसे सशक्त सूचना अधिकार के कानूनों में गिना जाता है। आम नागरिकों ने बड़े बड़े इससे घोटाले खोले हैं। सुरक्षित ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आरटीआई अब और भी सरल हो गया है क्योंकि आप इसे ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
कुछ तो इतने दिलचस्प आवेदन हैं साथियों जिनको देख करके आपकी हंसी नहीं रुकेगी। कुछ नागरिकों ने बेहद रोचक आरटीआई दाखिले किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री के कपड़ों का बजट क्या है, संसद में कितना खाना बर्बाद होता है। एक व्यक्ति ने तो ये पूछ लिया कि मेरी पत्नी मुझसे क्यों नहीं बोलती। आप बताइए कि ऐसे सवालों के जवाब सुन करके आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन साथियों यह दिखाता है कि लोग कितने उत्सुक रहते हैं इस आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। आप किसी भी समय अपील कर सकते हैं। अगर आप आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं। सूचना न देने वाले व्यक्ति पर व्यक्तिगत दंड का भी प्रावधान है। साथ ही पुलिस रिकॉर्ड और जांच में आप पारदर्शिता के माध्यम से इसे आरटीआई के माध्यम से पुलिस जांच रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। साथ ही वैकल्पिक सरकार तक पहुंच कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से आप उन सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं जो मीडिया या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। धर्मस्थलों की जानकारी ले सकते हैं। तो इसीलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक पॉइंट को जानेंगे, कब शुरू हुआ और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो बनने वाले सभी प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू आरटीआई एक्ट 2005। साथियों, आरटीआई जो है 2005 का वाज इनेक्टेड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, यानी ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। It empowers Indian citizens to request information from any public authority, making the government more open and answerable to the public, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 12, 2005। याद रखिए विद्यार्थियों, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है आरटीआई एक्ट 2005। ये प्रश्न रामबाण की तरह है, हर एग्जाम में ये रिपीट होता है। याद कर लीजिए इस फैक्ट को। 12 अक्टूबर 2005 को जिंदगी बदलने वाला ये एक्ट लागू हुआ था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 वाज रिप्लेस्ड बाय आरटीआई एक्ट 2005। विद्यार्थियों, ऐसा प्रश्न जो आपको जनरल गाइडों में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप मेडल स्कॉलर पर हैं। आरटीआई एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था, ये प्रश्न आईआईटी में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इसको हमने यहाँ शामिल किया है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पहले से अवेलेबल था और उसी एक्ट को रिप्लेस किया गया आरटीआई एक्ट 2005 में। पूछा जाएगा ये प्रश्न आपसे आने वाली एग्जाम्स में, आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। की फीचर्स ऑफ द आरटीआई एक्ट की बात करें, यानी इसके लाक्षणिक तत्व कौन कौन से हैं। पहला आता है राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी सिटीजन्स हैव टू राइट टू रिक्वेस्ट information held by the public authorities. Information can be in the form of records, documents, email, press release और circular etc. सेकेंड इसका की पॉइंट आता है टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा नहीं है कि आपने सूचना मांगी और 1 साल तक आपको सूचना ही ना मिले। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी आप अप्लाई करेंगे उसके 30 दिनों के भीतर आपको सूचना मिलेगी। ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कितने दिन तक आप सूचना ले सकते हैं, यानी कितने दिन में आपको सूचना दी जाएगी। तो नॉर्मल जो सूचना है वो 30 डेज में आपको मिल जाएगी। इफ द रिक्वेस्ट इज ट्रांसफर टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, यानी एक डिपार्टमेंट आपने ऐसी सूचना मांगी जिसमें 2 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्व है, तो टाइम लिमिट इज 5 एडिशनल डेज, यानी आपको 35 में दी जाएगी। इफ लाइफ और लाइबिलिटी इज इन्वॉल्व, यानी आपके जीवन का सवाल है, और तो ये सूचना आपको 48 घंटे में भी दी जा सकती है। तो साथियों, ताकत देखिए इस कानून की, यानी जब आपकी लाइफ की आती है तो 48 आवर्स में आपको सूचना दी जाएगी। अगर नॉर्मल सूचना है तो 30 डेज, अगर इंटर डिपार्टमेंटल है यानी दूसरे डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्व है तो 5 एडिशनल डे यानी 35 डेज में आपको सूचना दी जाएगी। साथियों, अब बात करते हैं इसके तीसरे की पॉइंट के बारे में। पब्लिक अथॉरिटीज जो इसमें कवर्ड है वो कौन कौन सी हैं। ऑल पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड बॉडीज ऑन कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। NGOs that received government funding are also covered under this act। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन शामिल है, और वहां पर दिया होगा NGOs that receives government funding, तो वो भी आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। जो भी गवर्नमेंट से फंड लेता है इंस्टीट्यूट, वो आरटीआई एक्ट के अंदर से बच नहीं सकता। चौथा पॉइंट है एग्जम्पशंस अंडर द एक्ट।
अब कुछ एग्जाम्शंस भी डॉक्टर इसके अंदर दिए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सम कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन आर एग्जाम्प्ट अंडर द एक्ट सच एज information affecting the sovereignty, integrity, security and economic interest of India। जब बात आती है देश की तो समझौता नहीं होगा। देश की सिक्योरिटी की बात हो, एकता की बात हो, इंटीग्रिटी की बात हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो, यानी देश का जहां नुकसान वहां सूचना आपको नहीं दी जाएगी। देश से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी, देश की इज्जत की बात से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, यानी जिससे दुश्मन फायदा उठा सके, ऐसी जानकारी आप नहीं मांग सकते। कैबिनेट पेपर्स को नहीं मांग सकते, बट ओनली अंटिल द डिसीजन इज मेल्ड, यानी जब तक डिसीजन नहीं हो जाता तब तक कैबिनेट पेपर्स भी आप डिमांड नहीं कर सकते। पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट हैज नो पब्लिक इंटरेस्ट वुड कॉज एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो ये देखिए आप, कुछ एग्जाम्शंस भी हैं जो गवर्नमेंट ने इस पर लगाए हैं। आरटीआई फीस क्या होगी? ए नॉमिनल फीस इज चार्ज फॉर फाइलिंग एन आरटीआई रिक्वेस्ट। प्रश्न यहां से बनेगा साथियों, इसमें से 10 रुपीज फीस इन जनरल एप्लीकेशन एज पर रूल 3 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। मैं कहता हूं ना, मेडल स्कॉलर पर अगर आप हैं तो कोई भी की पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। जनरल गाइडों में आप यहीं तक पढ़ के रह जाते हैं कि इसमें 10 रुपये चार्ज लगता है आरटीआई फीस, लेकिन कौन से रूल के तहत 10 रुपये लगता है कोई नहीं बताएगा आपको। मेडल स्कॉलर ही है जो आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देता है, यानी रूल 3 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग आपको 10 रुपये देने होंगे। There are also specific fee for photocopying and providing information in other formats। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने मांग ली जिसमें कि बहुत सारा आपका जीरोक्स पेपर है, 200-300 पेज की कॉपी है, तो उसका अलग से आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो इस तरह से आरटीआई फीस के ऊपर बनने वाले प्रश्नों को हमने देखा। अब हम देखेंगे साथियों अपील प्रोसेस को, यानी सूचना अगर आपके पास नहीं मिली या मिली तो अधूरी मिली या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो कैसे करेंगे अपील, आइए करते हैं चर्चा। साथियों अब बात करते हैं अपील प्रोसेस की। इफ़ ए सिटीजन इज अनसेटिस्फाइड विद द रेस्पॉन्स दे कैन फाइल एन अपील विद द फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग रेस्पॉन्स। यानी जब भी पहला रेस्पॉन्स आपको आएगा उसके 30 डेज के अंदर आपको पहला अपील फाइल करना होगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कितने दिन के बाद आपको अपील के लिए मिलते हैं, यानी फर्स्ट जब आपको रेस्पॉन्स मिलता है उसके बाद कितने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर होगा 30 डेज। सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी SIC विद इन 90 डेज। यानी पहला अपील फाइल कर सकते हैं पहला रेस्पॉन्स आने के 30 डेज के अंदर। फिर जब उसका रेस्पॉन्स 30 डेज अनदर 30 डेज में आएगा तब आपको और 30 डेज मिलेंगे, तब तक हो जाएंगे 90 डेज। यानी विद इन 90 डेज के अंदर आप फाइल कर सकते हैं सेकेंड अपील। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस यानी SICs आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। यानी जो भी ये एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा किसके ऊपर है? CIC और SICs के ऊपर। CIC एक होता है, SICs स्टेट वाइज होते हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड बाय द गवर्नर एट द स्टेट लेवल। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न बनेगा, यानी इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? यानी सेंट्रल लेवल पर तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और स्टेट लेवल पर गवर्नर यानी राज्यपाल आपको अपॉइंट करेगा। अब बात करते हैं पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। यदि इस एक्ट की पालना नहीं हुई तो क्या पेनल्टी है, आइए देखते हैं। If a public information officer यानी PIO does not respond or provides wrong information, a penalty of ₹250 per day up to maximum of 25,000 can be imposed। प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि पेनल्टी क्या है अगर रेस्पॉन्स नहीं करता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी जो फर्स्ट स्टेज का ऑफिसर है PIO, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उसके लिए पेनल्टी है 250 रुपये पर डे अप टू 25,000, यानी मैक्सिमम 25,000 पेनल्टी हो सकती है और मिनिमम 1 डे के हिसाब से 250 रुपये उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी और ये पेनल्टी उसके पेमेंट से कटती है। RTI एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी PIOs के बारे में बात करते हैं। ईच पब्लिक अथॉरिटी मस्ट डेजिग्नेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी PIOs
यानी ईच ऑफिस के अंदर उस ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो एक पीआईओ को अपॉइंट करे हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू आरटीआई एप्लीकेशंस। हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होगा और वो सारी एप्लीकेशंस रिसीव करेगा और उनका आंसर्स भी देगा। दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी इफ नीडेड। अगर आपने ऐसी कोई सूचना मांगी है जो दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित है तो आप उस एप्लीकेशन को वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे और इसकी सूचना आपको दे देंगे और इस प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी ये बन जाती है। अब बात करते हैं आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 ब्रॉट सम चेंजेस। इट चेंजेस द टेन्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, द सैलरी अलाउंसेज एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द CICs एंड SICs विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 2005 का एक्ट है उसमें 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट के अंदर क्या था कि जो कमिश्नर्स हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस CIC और SICs की जो है वो डिसाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी अपॉइंट किए जा रहे राज्यपाल के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर SICs, बट उनकी टर्म एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और यही चेंज किया था आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। विद्यार्थियों ये तो हुआ जनरल इसका क्रिप्स नॉलेज, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक जनरल आइडिया जो इस एक्ट का है उसको मैंने देने की आपको कोशिश की है। अब इस पर बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे जो IIT में पूछे गए हैं। साथियों पहला प्रश्न आता है व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भी चर्चा अब तक हमने की है उस पर ये 10 प्रश्न बनते हैं और इसका आंसर होगा अक्टूबर 12, 2005 को। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? हमने चर्चा की 30 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर द आरटीआई एक्ट? कैबिनेट पेपर्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाता तब तक कैबिनेट पेपर्स को आप डिमांड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, हु अपॉइंट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर? कौन अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को? प्रेसिडेंट। और अगर यहाँ पर आ जाता स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी SIC की तो आप बताते गवर्नर यानी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फी फॉर फाइलिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन? आपको पता ही है 10 रुपये इस पर लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग अपील्स अंडर द आरटीआई एक्ट? तो यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग अपील अंडर द आरटीआई एक्ट, यानी स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर आपको नहीं देते हैं रिप्लाई तो फाइनल जो अपील होगी वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगी। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? 250 रुपये पर डे, मैक्सिमम 25,000। आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? यानी गवर्नमेंट फंडेड NGO जो होते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है, यानी गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट फंडेड NGOs, गवर्नमेंट फंडेड ऑफिस। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर एन अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? मैंने आपको चर्चा की थी कि पहला जो रिप्लाई आएगा 30 डेज में, दूसरी अपील आप कर सकते हो 60 डेज के अंदर, और जो सेंट्रल फाइनल अपील आप मैक्सिमम टाइम जो आपको मिलता है CIC के पास वो मिलता है 90 डेज का। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजिग्नेटिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? पब्लिक अथॉरिटी यानी जो उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो एक ऑफिसर को नियुक्त करेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर, जो आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करेगा और साथ ही रिप्लाई भी बनाएगा और ट्रांसफ़र के लिए भी वो जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो प्रश्नों को करने से पहले आपको नॉलेज में होने चाहिए थे, क्योंकि इससे एक ब्रॉड एस्पेक्ट बनेगा जिससे कि आप टॉपिक की बेहतर समझ रख पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अब आते हैं IIT के उन प्रश्नों के ऊपर जो कि विभिन्न IITs में पूछे गए हैं अलग अलग लेवल की एग्जाम्स में। सीनियर असिस्टेंट की बात करें, चाहे रजिस्ट्रार की बात करें, चाहे सुप्रिटेंडेंट की बात करें, चाहे आपके जो डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट्स होती हैं उन सभी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर से लेकर के हिंदी ऑफिसर से लेकर के सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों एक दृष्टि इन पर डालते हैं। यकीन मानिए इससे बाहर इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न ना बनेगा, ना बनने वाला है। अगर वो बन चुका है तो भी आपके यहाँ शामिल हो चुका, इसलिए बेफिक्र होकर इस टॉपिक की तैयारी करिए और 2 प्रश्न आपको हुबहू यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड?
ऑप्शन बी इज द करेक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 2, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ पर डेट पूछी है आपसे, तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, यानी व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू इफेक्ट? अक्टूबर 12, 2005 को। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सार्वजनिक प्राधिकरणों पर, यानी आरटीआई एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, पब्लिक अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी होती है? इसमें पूछा गया है व्हाट इज द लिमिट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? इसका मतलब है 30 डेज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ लाइफ और लिबर्टी इज एट स्टेक इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन हाउ मेनी आवर्स? यानी पूछा है यदि जीवन या स्वतंत्रता का खतरा है तो सूचना कितने घंटे के अंदर प्रदान की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 48 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यानी पीआईओज? यानी यहाँ पर आपसे पूछा है सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पब्लिक अथॉरिटीज, यानी सार्वजनिक प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 7, विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग आरटीआई अपील एट द सेंट्रल लेवल? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय स्तर पर आरटीआई अपीलों का निपटारा कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, आरटीआई एक्ट मैंडेट प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 4 ये डिस्क्राइब करता है कि आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वचालित रूप से सूचना का प्रकटीकरण करे। यहाँ पर धारा 4 कहती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फी फॉर फाइलिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन इन इंडिया? आपको पता ही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 10 रुपीज, यानी आरटीआई जो आवेदन के लिए शुल्क है वो है 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द आरटीआई एक्ट व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन? आपको पता ही है, हमने चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 250 रुपये पर डे, यानी 250 रुपीज़ पर डे, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 25,000, 250 रुपये प्रतिदिन, और 25,000 तक अधिकतम आपको पेनल्टी लग सकती है पीआईओ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन बी अपॉइंटेड इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? यहाँ पर पूछा है केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, ये 10 to 11 टाइम्स पूछा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 11, यानी केंद्रीय सूचना आयोग में 11 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त सहित। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी शामिल है। अगर वहां पर ये पूछ ले आपसे एक्सक्लूडिंग चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो आपको 10 लिखना है। अगर इन केवल सिंपल पूछता है कि केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हैं, तो आपको 11 लिखना है। लेकिन अगर वहाँ एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग दे दे तो इस फैक्ट का भी आपको याद रखना है, रट के नहीं जाना है, चीज़ों को समझ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द आरटीआई एक्ट? यानी आरटीआई अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन विद नो पब्लिक इंटरेस्ट, यानी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें सार्वजनिक हित ना हो। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डेज डज ए पब्लिक अथॉरिटी हैव टू ट्रांसफर एन आरटीआई एप्लीकेशन इफ इट डज नॉट होल्ड द इंफॉर्मेशन? यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना नहीं रखता है तो आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए कितने दिन का समय है? यानी 5 दिन। हमने देखा था कि जब भी ट्रांसफर होगा 5 दिन अतिरिक्त मिलता है, हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विद द एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर? यहाँ पर जो सेक्शन के बारे में पूछा है कि आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी के प्रकटीकरण में छूटों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जहाँ भी आपको सूचना देने से मना किया जाएगा, धारा 8 उनको राइट देती है कि किस तरह की सूचना आप नहीं मांग सकते। ये याद रख लीजिएगा, यानी सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 ये कहता है कि ये क्लॉज में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी डेज आर अलाउड फॉर एन अपील टू द फर्स्ट अप्लाइड अथॉरिटी? आपको पता ही है कि पहले अपील 30 डेज के अंदर की जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पहले अपीलीय अधिकारी के पास अपील करने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट कवर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट?
यानी कौन आरटीआई अधिनियम के तहत कवर नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी इज द राइट, पॉलिटिकल पार्टीज। याद रखिएगा, राजनीतिक दल आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17, इन विच ईयर वाज द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? आरटीआई संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पर विद्यार्थी अधिकतर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो 2005 भी देगा, तो जल्दी में क्या करेंगे, जैसे ही आरटीआई आप सुनेंगे 2005 लगा देंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे संशोधन पूछा है, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट पूछा है, और वो पारित हुआ था 2019 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अंडर द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 हु डिटरमाइन द टर्म एंड सैलरी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स? यहाँ पर पूछा है आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन कौन निर्धारित करता है? तो आपने देखा था आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जब 2019 का पास हुआ, उसमें ये डिसाइड किया गया कि चाहे एसआईसी हो चाहे सीआईसी हो, इनके भत्ते और वेतन केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर आरटीआई एक्ट? और यहाँ पर याद रखिए 5 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी सूचना आयुक्त का अधिकतम जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कैन द आरटीआई एक्ट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनीज? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी आपसे पूछा है आरटीआई अधिनियम का उपयोग निजी कंपनियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पर आंसर होगा केवल यदि कंपनी सरकारी वित्त पोषित हो, यानी प्राइवेट कंपनी हो और उसको अगर कुछ भी गवर्नमेंट से एडेड फंडेड मिल रहा है या गवर्नमेंट से मदद दी जा रही है, तो आप उससे भी सूचना ले सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, आरटीआई रिक्वेस्ट कैन बी मेड वाया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? यानी आरटीआई का जो अनुरोध है वो किस विधियों के द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अंडर द आरटीआई एक्ट? सार्वजनिक सूचना अधिकारियों यानी पीआईओज की भूमिका क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट, टू रिसीव एंड प्रोसेस आरटीआई एप्लीकेशन। यानी आरटीआई के आवेदन को प्राप्त करना और उनकी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाना, उनको ट्रांसफर करना, ये सभी काम होते हैं पीआईओज के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिनाइड अंडर द आरटीआई एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी है जो आरटीआई अधिनियम के तहत अस्वीकार की जा सकती है? तो आपको पता ही है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो आपको डिनाई की जा सकती है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, हु अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल लेवल? तो आपको पता ही है, सेंट्रल लेवल पे अगर सीआईसी की नियुक्ति होगी तो प्रेसिडेंट करेगा, एसआईसी की नियुक्ति होगी तो राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपसे पूछा क्या है, सेंट्रल लेवल पूछा है या स्टेट लेवल पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन आरटीआई गवर्नेंस? यानी पूछा गया है कौन से आयोगों में से कौन आरटीआई प्रशासन में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, वो आरटीआई प्रशासन में शामिल नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग शामिल है, राज्य सूचना आयोग शामिल है, सार्वजनिक सेवा आयोग शामिल है, लेकिन एकमात्र नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो आरटीआई गवर्नेंस में शामिल नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाउ long does a public information officer have to respond to an RTI request? आपको पता ही है आरटीआई आवेदन करने के लिए पीआईओ को कितने दिन का समय दिया जाता है? वो है 30 दिन का। क्वेश्चन नंबर 27, हु कैन फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन? यानी कौन कर सकता है आरटीआई आवेदन? ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन। केवल भारतीय नागरिक हैं जो आरटीआई एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, एनआरआई नहीं कर सकते हैं, फॉरेन सिटीजन नहीं कर सकते और इंडियन कंपनीज भी नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं 28 की,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है, वो आपसे पूछा है। पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है, लेकिन मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना यानी टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज नहीं है आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, द आरटीआई एक्ट अलाउज सिटीजन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी पूछा है आरटीआई अधिनियम का उपयोग किससे जानकारी मांगने के लिए किया जा सकता है। तो प्राइवेट कंपनी से नहीं किया जा सकता, पब्लिक अथॉरिटीज से किया जा सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं किया जा सकता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं किया जा सकता। यानी जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं या गवर्नमेंट फंडेड प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे आप आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, कैन एन आरटीआई एप्लीकेंट सीक रीजंस फॉर ए गवर्नमेंट डिसीजंस। क्या आरटीआई आवेदन में सरकार के निर्णयों के कारण पूछे जा सकते हैं? हाँ, पूछे जा सकते हैं कि सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, किस परिप्रेक्ष्य में लिया, आप ये पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिए आरटीआई एप्लीकेंट सीक रीजन फॉर ए गवर्नमेंट डिसीजंस पूछ सकते हो आवेदन में आप सरकार के निर्णयों के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, हु हेड द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यानी कमीशन सीआईसी को कौन हेड करता है, केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख कौन होता है, पूछा है आपसे। तो द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी का हेड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, द आरटीआई एक्ट इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये प्रश्न आपको गाइड्स में नहीं देखने को मिलेगा। आरटीआई अधिनियम की किस मौलिक अधिकार पर आधारित है, यानी आरटीआई अधिनियम जो है आपके कौन से मौलिक अधिकार को पूर्ति करता है। ऑप्शन बी इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर यह आता है जो आपको बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और यही आरटीआई अधिनियम आपके इस अधिकार की पूर्ति करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कैन द आरटीआई एक्ट बी यूज्ड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ आंसर शीट इन एग्जामिनेशंस। क्या आरटीआई आवेदन में परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मांगी जा सकती हैं? बिल्कुल मांगी जा सकती हैं, इसका आंसर यस होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द सेकंड अपील अंडर आरटीआई कैन बी मेड टू विच अथॉरिटी। यानी सेकंड अपील आप कहाँ करेंगे, वो करेंगे इंफॉर्मेशन कमीशंस में। यानी आप स्टेट गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। जो पीआईओज के पास फर्स्ट आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो सीआईसी हैं उनके पास आप अपील कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन कमीशन से ही आप मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेनल्टी प्रोविजंस। यानी जो पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है आरटीआई अधिनियम के अंदर वो कौन सी धारा है जो इसको डिस्क्राइब करती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 20 यानी धारा 20 है जो पेनल्टीज को प्रोविजन करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, कैन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बी डिस्क्लोज अंडर द आरटीआई एक्ट। क्या आरटीआई अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी केवल तभी तक जब यह सार्वजनिक हित में काम करता हो, यानी ओनली इफ इट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट देन आप इसका खुलासा मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, विच अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट कैन रिजेक्ट द आरटीआई एप्लीकेशन ऑफ एनी सिटीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारी जो है वो आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, द आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल इन विच कंट्री। आरटीआई अधिनियम किस देश में लागू है? वो है भारत। दिखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग सकता है लेकिन ये एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आप सोचेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल ऑफ द अबोव और अप्रोक्स सभी आप करके आ जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि इन तीनों देशों में भी आरटीआई अधिनियम होगा और आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
और एग्जामिनर की गुगली में आप फंस जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में आरटीआई एक्ट जैसा कोई कानून अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल भारत देश है जहां पर आरटीआई एक्ट लागू है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेसिबल अंडर द आरटीआई एक्ट, यानी पूछा है कौन सी जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं है। तो आपको पता ही है इंटरनल कम्युनिकेशंस ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट के जो नोट्स होते हैं, कैबिनेट का जो आंतरिक संचार होता है उसको आप पूछ नहीं सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। बात आती है क्वेश्चन नंबर 40 की। What is the maximum penalty that can be imposed on a public information officer for non-compliance? अनुपालना नहीं करने पर लोक सूचना अधिकारी पर कितना अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है, हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 25,000, 250 रुपये पर डे के हिसाब से, और अधिकतम पूछा है तो 25,000 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर द आरटीआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए पब्लिक अथॉरिटी, यानी यहाँ पर बताया है आरटीआई अधिनियम के तहत किसे सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता, यानी एनजीओज विद प्राइवेट फंडिंग। एनजीओज विद गवर्नमेंट फंडिंग है तो उसे माना जाएगा, लेकिन एनजीओ विद प्राइवेट फंडिंग है यानी निजी फंडिंग वाले जो एनजीओज हैं उन्हें आप सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41। Question number 42, which section of the RTI Act states that no application shall be rejected without giving reasons? यहाँ पर बताया है कि आरटीआई अधिनियम की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी आवेदन बिना कारण के आप खारिज नहीं कर सकते। ऐसा सेक्शन 6 यानी धारा 6 है आरटीआई एक्ट की, उसमें कहा है कि किसी भी आवेदन को निरस्त करने के लिए आपको कारण बताना होगा, बिना कारण आप आवेदन निरस्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी जो 250 रुपये पर डे के हिसाब से 25,000 मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 43, द आरटीआई एक्ट अलाउ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा है आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की अनुमति देता है। आपको पता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जिसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं, यानी राज्य सूचना आयुक्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43। बात करते हैं 44 की। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, पूछा है राज्य सूचना आयोग की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट एट द स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ही राज्य सूचना आयोग का काम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, द आरटीआई एक्ट एम्पावर सिटीजन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा है आरटीआई अधिनियम नागरिकों को किससे जानकारी मांगने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पब्लिक अथॉरिटीज ओनली, यानी केवल सार्वजनिक प्राधिकरण होंगे जो पब्लिक फंडेड होंगे, यानी पब्लिक मनी जिनमें जाता है उनसे ही आप सूचना मांग सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, कैन एन आरटीआई रिक्वेस्ट बी फाइल्ड इन ए लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या आरटीआई अनुरोध हिंदी अंग्रेजी के अलावा किन्हीं अन्य भाषा में दायर किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यस, इन एनी लैंग्वेज आप अपनी सूचना मांग सकते हैं, किसी भी भाषा में आप सूचना मांग सकते हैं, इसमें भाषा की कोई रुकावट नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी, यानी केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय किस शहर में है। तो याद रखिए न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन, यहाँ पर पूछा है कि आरटीआई का जो आवेदन है उसको अस्वीकार करने का आधार नहीं है। नोट पर विशेष ध्यान दीजिए, जब भी पेपर में नोट लिखा आएगा उसे अंडरलाइन करिए कि आपसे जानकारी पूछी क्या गई है। अधिकतर विद्यार्थी नोट को इग्नोर करते हैं और उससे प्रश्न गलत हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द इंफॉर्मेशन इज आउटडेटेड, यानी जानकारी पुरानी है, इस आधार पर आप आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी पुरानी जानकारी को पूछा जा सकता है, चाहे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले का मैटर क्यों ना हो, वो आपसे जानकारी ले सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आरटीआई एक्ट 2005। तो यहाँ पर टोटल जो सेक्शंस हैं, टोटल जो धाराएं हैं वो हैं 31।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपकी जो अभी IIT जोधपुर की एग्जाम्स हैं उनमें इनमें से प्रश्न हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। RTI अधिनियम 2005 की कितनी धाराएं हैं? तो 31 धाराएं हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज द टर्म प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द RTI एक्ट? RTI एक्ट में एक वर्ड लिया गया है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, यानी RTI अधिनियम के संदर्भ में सक्रिय प्रकटीकरण जो शब्द है उसका अर्थ पूछा है यहाँ पर आपसे। इसका मतलब होता है मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज, यानी सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कुछ सूचनाओं का अनिवार्य रूप से जो प्रकाशन होता है, सक्रिय प्रकटीकरण होता है, प्रोएक्टिव जो डिस्क्लोजर होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टाइम्स कैन द अपील प्रोसेस बी डन अंडर द RTI एक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनलिमिटेड टाइम्स, यानी अपील में कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अपील करने की प्रक्रिया में कितनी भी बार आप अपील कर सकते हैं, असीमित बार अपील की जा सकती है, उस पर अपील के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। ऐसे प्रश्न ये अंदर से निकल करके बनते हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेसिस नहीं होते, ये थॉट बेसिस होते हैं, जो कि आपको लाइन टू लाइन प्रश्न नहीं बनते हैं और ये पूरे गिस्ट पर आधारित प्रश्न हैं। और ऐसे प्रश्नों को समझ की जरूरत होती है जो विद्यार्थी की समझ को पकड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच पर्सन्स इंफॉर्मेशन कमीशन, माफ कीजिएगा, विच पर्सन्स इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर्ड अंडर द RTI एक्ट? यहाँ पर पूछा है RTI अधिनियम के तहत कौन से व्यक्ति की जानकारी साझा नहीं की जा सकती? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पर्सनल डाटा ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत डाटा आप नहीं पूछ सकते, उसकी व्यक्तिगत जानकारी को RTI एक्ट के अंदर नहीं पूछ सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, इफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन within the period specified under the right to information act, it is called। यहाँ पर कहा है कि यदि जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि यानी 30 दिन के भीतर सूचना देने में विफल रहता है तो इसे क्या माना जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीम्ड रिजेक्शन इसे कहा जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनरल गाइड्स में ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। और यहाँ पर कहा गया है कि कौन RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फाइल नोटिंग द प्रोसेस, यानी फाइल नोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सूचना अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो कि पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन इसका रूप बदल करके यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, एज पर द RTI एक्ट 2005 द Central Information Commission shall consist of the Chief Information Commissioner and such number of Central Information Commissioner are not exceeding how many as may be deemed necessary। यानी पूछा गया है RTI अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या कितने से ज़्यादा नहीं होगी? वो है 8 से ज़्यादा नहीं होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8। विद्यार्थियों कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव RTI एक्ट का नहीं है। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। पहला है टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, सेकेंड है टू सेटअप सिस्टम एंड मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट पीपल इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और थर्ड है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, और फोर्थ है टू मिनिमाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेज एंड एंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। विद्यार्थियों इनएफिशिएंसी की जगह कभी कभी वो एफिशिएंसी लिख देगा और आपसे असर्शन रीजन में पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। इसलिए इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और इन्हें रट लीजिएगा। तो इसी के साथ ही अब बात करेंगे अमेंडमेंट्स की। यहाँ तक हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया जो
आईआईटी के अंदर पूछे गए हैं, यानी जितने भी प्रश्न लास्ट 5 to 7 ईयर्स में पूछे गए हैं आरटीआई एक्ट 2005 के ऊपर, उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। 23 आईआईटीज़ के अंदर जो भी प्रश्न बने थे, इनसे बाहर आरटीआई एक्ट का कोई भी प्रश्न ना बना है और ना बनेगा। इसके बाद कुछ प्रश्न आ सकते हैं जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं आरटीआई एक्ट 2005 में, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज़ बीन अमेंडेड इन फ्यू वेज इन रिसेंट ईयर्स इंक्लूडिंग 2019 अमेंडमेंट क्या कहता है, आइए चर्चा करते हैं। दिस अमेंडमेंट मॉडिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी पहली बात तो इसमें अमेंडमेंट क्या आया था, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। सीआईसीज और आईसीज जो थे, यानी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, उनकी सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशंस को बदला गया। दूसरा अमेंडमेंट आया था सीआईसीज और आईसीज के 5 ईयर टर्म के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अब नोटिफाई करेगी उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। और तीसरा अमेंडमेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नाउ डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी ये 2019 में अमेंडमेंट दिया जिसमें सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, अपॉइंटमेंट से लेके टर्म एंड कंडीशन से लेके उनके सैलरी एंड अलाउंसेस से लेके सीआईसीज और आईसीज के बारे में। और 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी एक अमेंडमेंट है, और दिस अमेंडमेंट एग्जम्प्टेड सर्ट इन फॉर्म प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। दिस इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज़ क्रिटिसाइज्ड दिस अमेंडमेंट, सेज इट वीकन्स इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड डायल्यूट इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो 2-3 अमेंडमेंट्स थे जो आपकी नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन उठ जाता है। तो इस तरह से आज हमने आरटीआई एक्ट 2005 को पूरी तरह से कंप्लीट किया है और आशा है आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप लाइक के बटन को प्रेस करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वाली वीडियो में हमने बहुत ही मेहनत की है जिससे कि आपको इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस एक साथ मिल सकें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स थी कि उनको इंग्लिश कंटेंट में प्रॉब्लम होती है, कुछ विद्यार्थियों को थी क्योंकि हिंदी कंटेंट में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आज का कंटेंट हमने बाइलिंगुअल बनाया है जिससे सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।